कहेंगे कि कोई यदि नया प्रोडक्ट बना तब कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फिर हमने रासायनिक समीकरण को लिखना सीखा था कि रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर पहुंचे थे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर कौन कौन से प्रकार हैं? रासायनिक, एक सेकंड, प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। फिर उसके बाद आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बाद आएगा विस्थापन अभिक्रिया। फिर उसके बाद आएगा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इतना सब हो गया था। इसके बाद उपचयन और अपचयन दो और रह गई थी ना। उपचयन हो गया और अपचयन हो गया। अच्छा, इन अभिक्रियाओं को हमने शॉर्ट में समझाया भी था कि संयोजन अभिक्रिया वह होती है जिनमें, अच्छा, अभिक्रिया में एक साइड क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, दूसरे साइड क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। अभिकारकों की संख्या भी एक से अधिक हो सकती है और उत्पादों की संख्या भी एक से अधिक हो सकती है। अभिकारक एक भी हो सकता है और उत्पाद भी एक भी हो सकता है। ठीक है, अब जब संयोजन अभिक्रिया देखते हैं हम, तो संयोजन अभिक्रिया में हमने आपको शॉर्ट में बताया था, जब हम इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि दो अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एक अलग उत्पाद बनाते हैं। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक होता है और वो दो उत्पादों में टूट जाता है। ठीक है, इसके बाद विस्थापन में हमने आपको बताया था कि किसी एलिमेंट का क्या होगा, इसमें विस्थापन होगा। तो जैसे ए बी है और प्लस में यहाँ सी दिया है और यहाँ पर बन जाए ए सी और प्लस में बी बाहर निकल जाए, तो इस वाले सी ने इस बी को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, यहाँ से हटा दिया, तो इसको हमने विस्थापन अभिक्रिया बोल दिया था। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर सी और डी ले लेते हैं, ये भी इस डी के साथ में एक यौगिक बना ले और ये ए इस सी के साथ में एक यौगिक बना ले। हाँ, कुछ भी हो सकता है। वो जब अपन अभिक्रिया में पढ़ते हैं अलग अलग अभिक्रिया में अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती है। अभी हम केवल एग्जांपल बता रहे हैं आपको जिससे समझ में आ जाए। ये ए मान के चलो सी के साथ में यौगिक बनाता है, तो ए सी यौगिक बन गया और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी और डी यौगिक बन जाएगा ये। ठीक है, तो दो जगह विस्थापन, नाम ही से समझ में आ रहा है, द्विविस्थापन मतलब कहाँ दो जगह विस्थापन हो रहा होगा, तो इसको हमने द्विविस्थापन बोल दिया। इससे बी ने क्या किया है, बी ने नहीं, सी ने क्या किया है, सी ने बी को विस्थापित कर दिया और इस डी ने बी के साथ में यौगिक बना लिया। ये द्विविस्थापन हो गया। ये उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होंगी, इनको हम थोड़ी देर बाद समझाते हैं। पहले एक एक हम क्या करते हैं, समझते जाते हैं। ठीक है, चलेगा। हाँ, संयोजन अभिक्रिया बुक बताओ जरा क्या दिया है। अच्छा, इसको तो हम बता चुके थे ना, संयोजन अभिक्रिया को। संयोजन अभिक्रिया में एक एग्जांपल दिया था, कौन सा, बिना बुझा हुआ जब चूना लेते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, क्या क्या बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो फॉर्मूला बता दो उसका। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या हो गया, वाटर हो गया, उसको हमने H2O लिख दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, यही होगा, प्लस में हीट निकल जाएगी। देखो ध्यान से, संयोजन अभिक्रिया हमने देखी, आप अपने घर पे भी कई बार देखा होगा आपने, जब अपन जो बिना बुझा हुआ चूना रहता है उसको जब पानी में डालते हैं, चाहे ठंडे पानी में डालो चाहे गर्म पानी में डालो, ज़्यादा गर्म पानी, फिर भी उसके बाद क्या होगा, जो गर्म पानी नहीं, जो चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है, वो पानी के साथ में जब मिलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और जो बर्तन रहता है उसमें से बुलबुले निकलते हैं और बर्तन बाहर से देखोगे तो गर्म हो जाता है। ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अभिकारक ये हो गया, यहाँ पर एक अभिकारक ये हो गया,
दोनों अभिकारकों ने मिलकर एकल उत्पाद बना लिया है। ये एक उत्पाद बन गया, यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट बन गया, तो इसे हम क्या कह दे रहे हैं? एकल उत्पाद। ये अभिकारक हो गए और एकल उत्पाद हो गया। एकल उत्पाद मतलब एक ही उत्पाद बन रहा है। यहाँ पर कोई और चीज बन सकती थी, मान के चलो कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, अभी यहाँ पे इस अभिक्रिया में नहीं बनेगी, लेकिन एक और उत्पाद बन रहा है, तो फिर उसको हम एकल उत्पाद नहीं कहेंगे, दो उत्पाद हो गए वहां पर। एकल उत्पाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक ही उत्पाद बन रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ये क्या है हमारा? कैल्शियम। ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये क्या हो गया हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा जल हो गया। क्या ठीक है? संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई? ठीक है। संयोजन अभिक्रिया के बाद दूसरा आता है वियोजन अभिक्रिया। भी नाम से ही समझ में आ जाता है, जैसे संयोजन में संयोग होता है, वैसा ही वियोजन में क्या होता है? वियोग होता है। वियोग मतलब बिछड़ना। वियोजन अभिक्रिया किसका बिछड़ना? अभिकारकों का, अभिकारक का। सीधी रखिए, सीधी। दिया हुआ है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है फेरस सल्फेट, FeSO4 प्लस नहीं होगा क्योंकि वियोजन अभिक्रिया है ना, इसलिए यहाँ पर दो अभिकारक नहीं होंगे। किस किस भाग में टूट गया ये? Fe2O3 हो गया, फेरिक ऑक्साइड, और प्लस SO2 प्लस SO3। चलो ठीक है। क्या अभिक्रिया संतुलित है? अभी अब क्या करें? संतुलित करने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर आप देखोगे तो आयरन एक है, एक सेकेंड, यहाँ पर आयरन क्या है? एक है, यहाँ पर आयरन दो है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? चार। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? तीन। तो पाँच और तीन, पाँच और तीन छः, पाँच और तीन आठ। ठीक है। सल्फर कितने हैं? यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है। एक काम करते हैं, यहाँ दो लगा के देखते हैं। दो Fe हो गए, यहाँ पर भी Fe हो गए दो, यहाँ पर दो सल्फर हो गए, यहाँ पर एक सल्फर ये है, एक सल्फर ये हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए? चार दूने आठ हो गए। तीन ये हो गए, तीन और दो पाँच, और पाँच और तीन आठ यहाँ हो गए। तो ये हो गया हमारा संतुलित। कहाँ रह गए सल्फर? भाई यहाँ आपने 2 लगा दिया, तो इसका मतलब सल्फर भी कितने हो गए? यहाँ मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, यहाँ 1 होगा। इसको 2 1 जा 2 कहोगे यहाँ पे, तो आयरन कितने हो गए आपके? 2 हो गए। जैसे आयरन 2 यहाँ हुए, ऐसे ही सल्फर भी 2 हो जाएंगे आपके। हाँ, फेरस भी कहते हैं। फेरस तो है, इसीलिए तो उसको Fe लिखा जाता है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसमें एक अभिकारक ये हो गया, एक अभिकारक जो है वो अलग अलग 3 उत्पादों में टूट गया है। इस प्रकार की अभिक्रिया जब आपको कहीं देखने को मिलेगी तो आप क्या कहोगी? कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है? एक जो अभिकारक होता है वो 3 उत्पाद नहीं, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट सकता है। ये हो गई आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बाद क्या आएगा? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? किसका? कर लेना, आप ना बने तो फिर पूछ लेना, हम बता देंगे आपको। कौन सा वियोजन अभिक्रिया? फिर से समझ लो। चलो दूसरा वाला एग्जांपल क्या है वो और समझ लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा आपको। CaCO3 और CaO+, यहाँ पर बन गया आपका CO2। इसमें क्या ले रहे हैं हम सबसे पहले?
कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट लिया है तो वो कहाँ किस किस भाग में टूट गया है? अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या हुआ? जब इसको गर्म किया जाता है चूना पत्थर को, तब क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसमें क्या नहीं आ रहा आपको समझ में? वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाती है जिसमें एक अभिकारक होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? राइट हैंड साइड पे उत्पाद मिलते हैं, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में और एरो के राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? अभी यहाँ हमें कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिल रहा है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये इसके दो उत्पाद बन गए हैं। यहाँ ऊष्मा लिख दे रहे हैं, इसका मतलब कि हमने इसको ऊष्मा दी है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये दो भागों में टूट गया। संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल अपोजिट है ना। संयोजन अभिक्रिया में संयोग हो रहा था, उसमें क्या कर रहे थे हम? उसमें हम ये कर रहे थे कि दो अभिकारक ले रहे थे, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे थे। यहाँ पर हमने एक क्या लिया है? यहाँ पर हमने एक अभिकारक लिया है, उत्पाद नहीं। यहाँ पर हमने एक अभिकारक लिया है और एक अभिकारक आगे जाकर जब अभिक्रिया संपन्न हो गई तब उसने क्या बना लिए? दो उत्पाद बना लिए। और क्या दिक्कत है इसमें? क्या नहीं आ रहा है समझ में? आगे बढ़ें क्या? और भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे आ गया समझ में? एग्जाम्पल देख लोगे खुद से कि हम बताएं? आप ही बता दीजिए सर। अच्छा, जैसे एक और दिया उसी के नीचे देखो जरा, लेड नाइट्रेट दिया है, PbNO3 का होल ट्वाइस दिया है, ठीक है। उसको हमने गर्म किया है, गर्म करने के बाद क्या बना है? लेड ऑक्साइड बन गया है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी है और ऑक्सीजन गैस बनी है। इसमें हमने एक उत्पाद लिया था, एक अभिकारक लिया था। कौन सा? लेड नाइट्रेट। जब हमने उसको गर्म किया तो हमें क्या क्या मिल गया? हमें लेड ऑक्साइड देखने को मिल गया, हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखने को मिल गया और ऑक्सीजन। इसका मतलब इसमें कितने उत्पाद मिल गए हमें? 3 उत्पाद मिल गए, ठीक है। ऐसे ही आगे और पलटाओगे, पेज पलटाओ जरा तो देखो। सिल्वर क्लोराइड दिया है। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट की उपस्थिति में रखा रहने देते हैं ना, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, तो वो सिल्वर और क्लोरीन दोनों में टूट जाता है। उसके ऊपर क्लोराइड भी है, ब्रोमाइड जो है उसके जस्ट ऊपर। ऊपर वाला ब्रोमाइड नहीं है, Br लगा ना, जिसमें Br होता है ब्रोमाइड, ऐसा लिखा होगा। देखो इधर, ये AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड हो गया, उसी के नीचे दिया है AgBr, ये है सिल्वर ब्रोमाइड। ये सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। जब इनको सनलाइट की उपस्थिति में रखते हैं तो क्या होता है? ये सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाता है। क्या ये संतुलित है? अभी नहीं है। यहाँ पर भी 2 लगा दो, यहाँ पर भी 2 लगा दो, अब ये संतुलित हो गया है। यहाँ पर भी क्या होगा? ये किसमें और किसमें टूट जाएगा? सिल्वर और ब्रोमीन, सिल्वर और ब्रोमीन में ये टूट जाएगा। ये भी एक एलिमेंट होता है, जैसे आपने हाइड्रोजन पढ़ा है, कैल्शियम पढ़ा, ऑक्सीजन पढ़ा, नाइट्रोजन पढ़ा, ऐसा ये भी होता है एक एलिमेंट। अभी जब आप पेरियोडिक टेबल पढ़ोगे, हाँ, कहाँ पे? ब्रोमाइड में। यहाँ पर, यहाँ भी नहीं लगता ना Cl में, यहाँ हमने लगाया क्या? हमने आपको पहले भी एक बार बताया था, जैसे ऑक्सीजन लिखा है तो ऑक्सीजन को हमने O2 लिखा है, क्योंकि ये द्विपरमाणविक होता है। हमने लिखा Cl2, हमने लिखा H2। हम कहीं यदि सिंगल वर्ड लिख रहे हैं, यदि हम कहीं सिंगल वर्ड लिख रहे हैं, मतलब सिंगल एलिमेंट लिख रहे हैं, जैसे किसी यौगिक के साथ किसी और के साथ में यौगिक बना है, तब तो ठीक है।
लेकिन कहीं अकेला लिखा है क्लोरीन को तो हमें उसको Cl2 लिखना पड़ेगा क्योंकि वो द्विपरमाणविक होता है। ऐसे ही ब्रोमीन है, इसको भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये भी द्विपरमाणुक है। कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। अब जैसे मान के चलो हम मैग्नीशियम लिखे, Mg लिखा हमने कहीं, तो Mg के साथ में हमें 2 लगाने की जरूरत नहीं है, ये उसकी संयोजकता नहीं है, ये उसकी परमाणुकता है। संयोजकता और परमाणुकता दोनों अलग अलग चीजें हैं। संयोजकता मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है अपना स्टैक पूर्ण करने के लिए। जैसे 5 है आखिरी वाले कक्षक में, उसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो कि 3 किसी से ले लेगा, है ना। और यदि किसी के पास मान के चलो कि 2 है बाहरी कक्षक में, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो 6 और लेना है तो 6 तो लेना पॉसिबल नहीं है, इससे अच्छा क्या होगा, डोनेट कर देगा। तो वो संयोजकता अलग होती है। ये परमाणुकता होती है कि ये 2 एलिमेंट दो एटम एक साथ में रहते हैं। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के 2 एटम है जो एक साथ में है। यदि अलग अलग लिख रहे हैं तो हमें उसके साथ में 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये द्विपरमाणुक है। ये समझ गए क्या? वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गई। अब वियोजन अभिक्रिया को अपन खत्म करते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया में हमने आपको बताया था कि कोई यौगिक होगा, उसमें कोई एलिमेंट आएगा और दूसरे वाले एलिमेंट को क्या करेगा, विस्थापित करेगा और उसकी जगह पे आ जाएगा और ये एलिमेंट एक बाहर निकल जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया वह होती है इसमें एक किसी एलिमेंट के द्वारा यौगिक के किसी एलिमेंट को क्या किया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। देखो एग्जांपल दिया होगा एक आध, दो चीजें ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला लिया है क्या, आयरन लिया है और कॉपर सल्फेट लिया है, ठीक है। ये हो गया आपका आयरन, ये हो गया आयरन, ये हो गया, एक सेकंड, कॉपर सल्फेट। जब अभिक्रिया होगी तो हमने आपको क्या बताया, विस्थापन होना है। यहाँ पर कॉपर किसको विस्थापित कर दे रहा है, कॉपर नहीं सॉरी, आयरन किसको विस्थापित कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर रहा है। यहाँ पर क्या बन गया होगा, यहाँ पर आपका FeSO4 बन गया होगा और यहाँ पर क्या होगा, Cu हो गया होगा, ऐसा ही कुछ है। अब क्या बन गया, ये FeSO4 क्या बन गया, आयरन सल्फेट, ठीक है। इसको, ये हो गया आपका आयरन सल्फेट और ये हो गया कॉपर। इसके लिए पता है, देखने के लिए क्या कर सकते हो आप, एक कॉपर सल्फेट एक विलयन होता है, ठीक है। ये जो है कॉपर सल्फेट एक क्या है, विलयन है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, कॉपर सल्फेट एक विलयन है। एक हमें कोई बर्तन लेना है या एक टेस्ट ट्यूब ले लिया या एक बीकर ले लिया जिसमें हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है। कॉपर सल्फेट का कुछ कलर होता है, ब्लू कलर का होता है। ये आपकी बुक में देखो, ब्लू कलर से एक टेस्ट ट्यूब बनी है जिसमें एक ब्लू कलर से एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ये ब्लू कलर का होता है। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि जो ये ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है इसमें हमने ले लिया ये है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, और एक चीज और क्या लेनी है, आयरन। हम कुछ लोहे की कीलें ले लेते हैं और इसमें ऐसे डाल देते हैं। ये लोहे की कीलें डाली हुई हैं इसमें। कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे, जब हम इन दोनों को मिला देंगे, कॉपर सल्फेट को और आयरन को एक साथ हमने रख दिया है, तो क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि आयरन सल्फेट बन जाना चाहिए। ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। क्या होना चाहिए, ये आयरन जो है कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित करेगा और कॉपर की जगह पे खुद आ जाएगा और FeSO4 आयरन सल्फेट बन जाएगा। आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब जो ब्लू कलर था वो किसके कारण था, कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर का। लेकिन अब जो नया बना हुआ है, जैसे मान के चलो अभिक्रिया के बाद ये बना है यहाँ पर,
वही है, ठीक है। यहाँ पर ये कीलें डली हुई हैं। अब इसका कलर तो ब्लू था, लेकिन इसका कलर अब ब्लू नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट किस में परिवर्तित होता गया है, आयरन सल्फेट में। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे विस्थापन हो गया ना। विस्थापन अभिक्रिया में यही तो होता है। क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट रहता है, वो दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और एक नया यौगिक बना लेता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद जैसे ही विस्थापन है, ऐसे ही क्या आ जाएगा, द्विविस्थापन आएगा। अभी आपने यहाँ पर एक यौगिक लिया था और एक क्या लिया था, एक तत्व लिया था और एक यौगिक लिया था। अब हम यहाँ पर जब द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, तब द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों हम यौगिक लेंगे। ठीक है, देखते हैं जरा, इसको मिटा दें, समझ आ गया? ठीक है, एक बार और समझना है। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक यौगिक में से किसी तत्व को दूसरा तत्व क्या कर देता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है। यहाँ पर ये आपका क्या है, यहाँ देखो, ये हमारा यौगिक है और ये हमारा एक तत्व है। ये तत्व कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर, रिप्लेस कर देना। कुल मिला के इसको रिप्लेस कर रहा है कौन, आयरन कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, और जब रिप्लेस कर देगा तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बताओ, सर ये तो सॉलिड और एक्वस है। वो उसकी स्टेट दी हुई है। स्टेट के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर यदि एस लिखा हुआ है तो इसका मान, हाँ, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये एक्वस फॉर्म में। हाँ, कैसे क्यों नहीं हो सकता है? एक्वस है मतलब इसका जली सोल्यूशन है, ये जली विलयन है ये। और ये हमने क्या लिया है, कॉपर लिया, सॉरी लोहा लिया है, आयरन लिया है। जब इसको हम इसके अंदर डालेंगे, अब हमारे पास अभी इतने साधन नहीं है कि हम तुम्हें बता सके कि कैसे होता है, लेकिन यदि हम आपको बताएंगे, इसका कलर चला गया। सपोज करो कि यहाँ पर ब्लू कलर था, अब यहाँ पर बिल्कुल लाइट ब्लू कलर बचा है, तो वो कलर कहाँ चला गया? बुक में भी आपको देखो डायग्राम बना के बताया। अपने पास प्रैक्टिकल लैब नहीं तो अपन ये करके भी देख सकते थे। जब हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं तो ब्लू कलर का होता है वो, लेकिन जब हमने आयरन डाला उसमें, तो आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया और एक नया कंपाउंड बना लिया। कौन सा, आयरन सल्फेट। अब आयरन सल्फेट का कलर ब्लू नहीं होता है, इसलिए तो ये आपको यहाँ से ब्लू कलर देखने को मिला। और जब आगे बढ़े तो उसमें से उसका जो ब्लू कलर था वो क्या हो गया, घट गया। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन बताओ? बढ़े द्विविस्थापन अभिक्रिया पे। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या करेंगे हम, अब हम दो यौगिक लेंगे, दोनों यौगिकों में दो क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। जैसे मान के चलो हम NaCl ले रहे हैं, तो NaCl में एक सोडियम हो गया, क्या एलिमेंट हो गया, और दूसरा एलिमेंट क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। क्लोराइड नहीं, क्लोरीन। एक परख नली में हमें क्या लेना है, सोडियम सल्फेट लेना है। सोडियम सल्फेट ले लो पहले, Na2SO, और क्या लेना है, BaCl2, और हमें लेना है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, और हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड, BaCl2। ठीक है, अब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता था, ये B की जगह पे C आ जाएगा और ये B किसके साथ चला जाएगा, AC हो गया और BD हो गया। ठीक है, सॉरी BD। ठीक है, अब ऐसे ये अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया में क्या होगा, सबसे पहले BaSO4 बन जाएगा, ये हो गया बेरियम और ये हो गया सल्फेट, तो यहाँ बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4। और क्या बन जाएगा, और Na
और Cl बचा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन क्लोराइड नहीं, Na मतलब सोडियम होता है। यहाँ पर क्या हुआ, द्विविस्थापन, दो जगह विस्थापन हुआ कि नहीं हो रहा है। एक ये वाला हो गया, कौन सा, सोडियम और क्लोरीन वाला, और एक हो गया ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया जब हमें देखने को मिलेगी तो हम क्या कहेंगे कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जब इन दोनों को मिलाया जाता है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिलाया जाता है, तब आप देखेंगे कि एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है। इस प्रकार जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर एक अवक्षेप का निर्माण हो जाता है। अवक्षेप मतलब जैसे हमने अभिक्रिया करवाई है और अभिक्रिया करवाने के बाद कोई सॉलिड पदार्थ है या कोई सॉलिड चीज है उस लिक्विड में बच गई है, तो हम उसको क्या कह देंगे, अवक्षेप कह देंगे। ठीक है, नहीं आया समझ में, फिर से समझ लो। ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला ये। मान के चलो आप अभिक्रिया करवा रहे हो, ठीक है, एक सोल्यूशन ए लिया है आपने, एक सोल्यूशन बी लिया है, 2 बिलियन लिए आपने 2 बिलियन ले लिए। ठीक है, दोनों बिलियन को मिला दिया, मिलाने के बाद क्या होगी, उसमें अभिक्रिया होगी। अब क्या करोगे, जब देखोगे आप उसमें कि मान के चलो उसमें कोई सॉलिड बच रहा है, कोई सॉलिड चीज बच रही है, अभिक्रिया हो गई, उसके बाद उसमें नीचे कुछ पाउडर जैसा बच गया या फिर कुल मिलाकर उसमें नीचे कुछ रेत जैसा मिल गया आपको। जैसे यहाँ पे आप बिलियन लिए थे, आप इसमें ए और बी दोनों सोल्यूशन लिए हैं आपने, इसमें ए और बी दोनों सोल्यूशन आपने मिला लिए हैं। अब जब मिलाएंगे तो अभिक्रिया होगी कुछ टाइम बाद, और यहाँ पर कुछ आपको कुछ ऐसे कुछ पदार्थ यहाँ पर देखने को मिल जाए, तो ये जो है ना नीचे जो मिला है वो आपका अवक्षेप है। अभिक्रिया के बाद बनने वाला क्या है, वो अवक्षेप है। और इस प्रकार की अभिक्रिया जिनमें अवक्षेप प्राप्त हो, हाँ, इसमें इस प्रकार की अभिक्रिया जिनमें अवक्षेप प्राप्त होता है उन्हें कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन समझे क्या, ठीक है, क्या बोला आपने, द्विविस्थापन समझ गए क्या। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती है जिनमें क्या होता है, जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ये अभिकारक हो गए, कौन कौन से, ये दोनों क्या हो गए, आपके अभिकारक हो गए। इन अभिकारकों के बीच में क्या हुआ है, आयनों का आदान प्रदान हुआ है। आयन मतलब यहाँ पे कुछ चार्जेस नहीं लगे रहते हैं, जैसे मान के चलो सी है, उसके ऊपर ये ऐसा माइनस लगा हुआ था, ये आयन है। इसके बाद आती हैं, ये समझ गए, द्विविस्थापन मिटा दें क्या, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया।
चलो ध्यान से देखो जरा, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। आपने देखा होगा, जैसे कॉपर तो समझते हो ना सब लोग। कॉपर की कोई चीज़ लेते हैं हम, और कॉपर को जब हम जलाने की कोशिश करते हैं, यदि हम किसी चीज़ से उसको जलाने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे कि उसके ऊपर एक काले रंग की परत जम जाती है। या आपने वो देखा होगा, जैसे रेजर ब्लेड आती है, ब्लेड देखी ना, दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड। देखिए, उसको जैसे जलाने की कोशिश करें, उसको जैसे हम जलाने की कोशिश करें तो उसके ऊपर एक काले रंग की क्या जम जाएगी, परत जम जाएगी। ऐसे ही कॉपर होता है। कॉपर भी क्या है, एक मेटल है। मान के चलो हम यहाँ कॉपर ले रहे हैं, हमने ये क्या ले लिया, कॉपर ले लिया। ध्यान से देखो जरा, हमने यहाँ पे कॉपर ले लिया। अब हम कॉपर को क्या कर रहे हैं, हमने कॉपर लिया है और क्या कर रहे हैं, कॉपर को हम जला रहे हैं। जब हम कॉपर को जलाएंगे तो आप देखोगे कॉपर की जो प्लेट होती है, या कॉपर की जो भी एलिमेंट, जो भी पदार्थ आप ले रहे हो कॉपर का, उसके ऊपर आप देखोगे एक काले रंग की परत जम जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड बोल दिया अभी हमने। ठीक है, क्या ये संतुलित है? अभी संतुलित कर लेते हैं। पहले इसको यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, एक अभिक्रिया हो गई। ध्यान से समझ लो, एक बार समझ में आ जाएगा, एक बार में। ठीक, ध्यान समझो। हम समझा रहे हैं आपको उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। हमने यहाँ पे कॉपर लिया है, कॉपर को हमने गर्म किया है। जब हमने उसको गर्म किया तो गर्म करने के बाद हमें क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड देखने को मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। जो कॉपर ऑक्साइड वहां पर बना हुआ है, उस कॉपर ऑक्साइड में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। तो जो उसके ऊपर, जैसे मान के चलो ये था, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो, ये मान के चलो हम कोई कॉपर की हमने प्लेट ली है, और प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज से हम क्या किए हैं, इसको गर्म किए हैं। जब हम इसको गर्म करेंगे ना, तो आप देखोगे कि ये जो कॉपर की प्लेट है वो ऊपर से कैसी हो गई है, काली हो गई है। ठीक है, अब इस कॉपर की प्लेट पर जो काले रंग की परत चढ़ी, उस काले रंग की परत पर यदि हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो काले रंग की परत भूरे रंग की हो जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं यहाँ पे, और इस पर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। जब हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, ध्यान से देखो जरा, जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर हमें कॉपर मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, जल है क्या, जल मिल गया। अब क्या हुआ है, यहाँ पर क्या कर रहे थे आप, यहाँ पर आपने क्या किया, कॉपर और ऑक्सीजन को मिलाया है, तो क्या बन गया आपका, कॉपर ऑक्साइड बन गया था। ये कैसा था, ब्लैक था कलर में ना। और इसके बाद इसको हमने क्या किया, इस पर हमने क्या किया है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी। अब इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली, यहाँ पर जल अलग बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर अब कॉपर अकेला बचा है, तो वो तो उसका कलर जो पहले था वो निकल के आ ही जाएगा, जो ब्लैक कलर था वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब इसमें हुआ क्या है, देखो, ये पहले क्या है, ये कॉपर है और ये कॉपर ऑक्साइड है। इसमें और इसमें क्या अंतर समझ में आ रहा है, तो बोलोगे सर हमें एक अंतर समझ में आ रहा है कि यहाँ कॉपर अकेला है और यहाँ पर कॉपर के साथ में क्या आ गई है, ऑक्सीजन आ गया है। ठीक है, फिर हम आपसे बोले यहाँ इसमें, इस कॉपर ऑक्साइड में और इस कॉपर में क्या अंतर है, तो आप कहोगे सर कि इसमें जो है ऑक्सीजन है पहले से, और जब हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी तो इसका जो ऑक्सीजन था वो क्या हो गया था, बाहर चला गया था। तो अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं यही होती हैं, जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तब आप कहोगे कि वहां पर क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। या उपचयन अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाती है जिसमें जो हम कंपाउंड ले रहे हैं उसमें क्या हो जाए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया है, वह उपचयन अभिक्रिया है। और अपचयन अभिक्रिया उसके जस्ट अपोजिट होगी। कैसे, यदि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, तो आप क्या कह सकते हो कि क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। अब हम आपसे बोले, हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे दें कुछ, तो आप बता सकते हो कि उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है, बता सकते हो क्या? चलो एक एग्जाम्पल लिखते हैं जरा। अब हमें आप बताओ कि
उपचयन हो रहा है कि अपचयन हो रहा है? सर उपचयन। यस सर अपचयन। अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है कि उपचयन हो रहा है? अपचयन हो रहा है। हम आपसे बोले कि दोनों हो रहे हैं, तो दोनों नहीं हो सकते क्या? देखो ध्यान से देखना जरा, यदि हम इसकी बात करें, इस कंपाउंड की बात करें, ध्यान से देखो जरा यहाँ पे, यदि हम इसकी बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, यह जिंक ऑक्साइड था, ये जिंक और ऑक्सीजन क्या हो गए, अलग हो गए। तो हम जब जिंक के बारे में बात करेंगे तब आप कहोगे कि सर इसमें से ऑक्सीजन की क्या हो गई है, कमी हो गई, मतलब क्या हुआ है, इसमें अपचयन हुआ है। लेकिन जब हम इस कार्बन की बात करेंगे तो इस कार्बन में क्या हो गया, इस कार्बन में क्या हो गई, ऑक्सीजन बढ़ गई है, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि उपचयन हो रहा है। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें साथ में दोनों चीजें हो रही हैं, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, आपको याद रहे, इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब याद रहेगा, क्या क्या याद रहेगा, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उपचयन और अपचयन एक साथ में होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन और अपचयन समझ में आया? एक बार जरा फिर से देखो, समझ लो। संयोजन अभिक्रिया से चलते हैं। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो अभिकारक होते हैं और दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बना लेते हैं। ठीक है, संयोजन के बाद आए अपन वियोजन अभिक्रिया पे। वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक होता है, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। फिर वियोजन अभिक्रिया के बाद आई विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में एक यौगिक होता है और एक तत्व होता है, और जो तत्व है वो यौगिक में से किसी दूसरे तत्व को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और वहां पर आकर खुद बैठ जाएगा और नया यौगिक बना लेगा, नए उत्पाद बना लेगा। ठीक है, फिर होता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में हम दो यौगिक लेते हैं, दोनों यौगिकों के जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। फिर क्या होगा, द्विविस्थापन के बाद आएगा अपचयन और उपचयन। उपचयन अभिक्रिया क्या होगी, उपचयन अभिक्रिया जब हमें देखने को मिले कि किसी एलिमेंट में या किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है तब हम क्या कहेंगे कि उपचयन हो रहा है, और यदि कमी हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि अपचयन हो रहा है। हाँ जैसा कि आपने बोला कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो, सिर्फ ऑक्सीजन की वृद्धि। हाँ, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, हाँ उपचयन और अपचयन समझ में आए, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें दोनों एक साथ होती हैं, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। जब उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती है तब हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बढ़ने का ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे कार्बन था, इसके पास पहले ऑक्सीजन था क्या, नहीं था ना, लेकिन अब अभिक्रिया के बाद आप देखोगे इस कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ गया ना आप, हाँ तो वहां से कम हुआ है, वही ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा है, तो वही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से कम हो रहा है और यहाँ पर आकर जुड़ गया, इस जिंक के पास से क्या हो गया, कम हो गया, और इस कार्बन के पास आके जुड़ गया तो इसके पास वृद्धि हो गई। यहाँ पर जब हम जिंक के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या हुआ, अपचयन हुआ है। इसके बारे में बात करें अलग से तो हम क्या कहेंगे, उपचयन हुआ है। तो एक ही अभिक्रिया में जब दोनों चीजें देखने को मिल जाए, हमें उपचयन भी देखने को मिल रहा है, हमें अपचयन भी देखने को मिल रहा है, तब हम क्या कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, यानी समस्या, दिक्कत, परेशानी तो जीवन में लगी है भैया।